लेबोफेस के अंदर मार्स फाइनली पंक रिकॉर्ड्स को इन्फिल्ट्रेट कर लेता है और डेंडनमुशी को ढूंढ लेता है जो सिग्नल भेज रहा था। ब्रॉडकास्ट में सिर्फ 1 मिनट बचा था तो मार्स ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए डेंडनमुशी को तबाह कर देता है, लेकिन वो असली ट्रांसमीटर नहीं था और मैसेज अभी भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था। मार्स एल्डर्स को बताता है, जब तक हम ओरिजिनल सोर्स ढूंढ नहीं लेते ये मैसेज रुकने वाला नहीं है। वेगापंक शायद वही मिशन कंप्लीट कर रहा है जो कभी ओहारा ने शुरू किया था। लैब में मार्स को वेगापंक का कटा हुआ दिमाग भी मिलता है और वो सोचता है क्या यही उसका असली रूप है। दूसरी तरफ नुजुरु फ्रैंकी और बोनी की तरफ एडवांस करता है, लेकिन तभी वहाँ सांजी आकर उसे पंच मारता है, जिसके जवाब में नुजुरु अपनी हॉर्स फॉर्म में आकर सांजी को काट लेता है। इससे पहले कि नुजुरु सांजी को मार पाता, ओइमो और काशी वहां आकर सांजी को बचा लेते हैं, जिसके बाद बोनी डिस्टॉर्शन फ्यूचर का इस्तेमाल कर अपने आप को जायंट फॉर्म में बदल लेती है और नुजुरु पर अटैक करती है। लेबोफेस के एक और हिस्से में सैटर्न रॉबिन को देख लेता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रॉबिन को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा स्ट्रॉ हेड क्रू आगे आ जाता है। इसी दौरान मार्स लैब में कई लाइफ फॉर्म्स को महसूस करता है और सोचता है क्या पूरा लैब उड़ा देना सही होगा, पर सैटर्न और वॉरक्यूरी मना कर देते हैं क्योंकि अगर लैब डिस्ट्रॉय हुई तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और मदर फ्लेम को रिक्रिएट करने का चांस भी चला जाएगा। खैर, वेगापंक का रिकॉर्डेड मैसेज स्टार्ट होता है और वो कहता है, मैंने 2 ऐसे पाप किए हैं जिसके लिए मुझे मौत दी जा सकती है, इसलिए ये मैसेज मेरे मौत के बाद चलने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जो लोग मुझे मारेंगे उन्हें विलन मत समझना, चाहे वो कोई भी हो। इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये दुनिया जल्द ही समुंदर के अंदर डूबने वाली है। ये बात पूरे वर्ल्ड में शॉक क्रिएट कर देती है, जिस पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। वेगापंक बताता है, कुछ दिन पहले मैंने एक चीज प्रेडिक्ट की थी कि एक ग्लोबल अर्थक्वेक आएगा जिससे सी लेवल 1 मीटर तक बढ़ जाएगा और कुछ आइलैंड्स रहने लायक नहीं रहेंगे, और वही बात अब सच हो गई है। लेकिन ये सब नेचुरली नहीं हुआ है। अब जो लोग कंफ्यूज हैं या भूल चुके हैं तो उनको मैं याद दिला दूं, ईमू ने मदर फ्लेम यूज की थी एंशिएंट वेपन यूरेनस को पावर अप करने के लिए, जिससे उसने लुलुसिया किंगडम को पूरी तरह से मिटा दिया था और इसी इवेंट की बात वेगापंक कर रहा है। खैर, इस मैसेज को सुनने पर सारे एल्डर्स डिसाइड करते हैं कि उन सबकी मेन प्रायोरिटी ब्रॉडकास्ट को रोकना है, तो सैटर्न रॉबिन पर हमला करने के बजाय सीधा पावर स्टेशन पहुंच जाता है जहां मदर फ्लेम रखी थी। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर जितनी भी नियरबाई लाइफ फॉर्म थी उन्हें खत्म करने लगता है ताकि ब्रॉडकास्ट को रोका जा सके। इसी दौरान वेगापंक अपने मैसेज में कहता है, मैं इस दुनिया को एक बड़े फ्यूचर की तरफ ले जाना चाहता था, उन्हें एक एंडलेस एटर्नल एनर्जी सोर्स देना चाहता था, लेकिन यही था मेरा पहला पाप। इस चीज को समझने के लिए कि हमारी दुनिया किस दिशा में जा रही है, हमें पहले उस वक्त को समझना होगा जो 900 से 800 साल के बीच में गुजरा था, जिसको आप लोग वॉइड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा दौर जिसका हर रिकॉर्ड मिटा दिया गया है। आज के टाइम में सिर्फ पॉन्ग्लिफ से ही उस दौर के बारे में कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे भी इलीगल बना दिया है। मैंने इस रूल को तोड़ दिया था और खुद पॉन्ग्लिफ डिसाइफर करने लग गया और यही था मेरा दूसरा पाप। वेगापंक बताता है कि उसने ओहारा आर्कियोलॉजिस्ट के रिसर्च पेपर से कई पॉन्ग्लिफ्स को डिसाइफर किया और उसे इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है। इसी बीच स्ट्रॉ हैट्स देखते हैं कि क्लाउड्स आउटवर्ड एक्सटेंड हो रहे हैं एक प्लेटफॉर्म की तरह, और मैंने कहा था कि एडिसन कुछ तो करेगा, तो उसने क्लाउड से एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसकी हेल्प से 1000 सनी समुंदर पर लैंड कर पाएगी। और हम देखते हैं कि एडिसन क्लाउड मशीन के पास खड़े होकर स्ट्रॉ हैट्स के बच निकलने की दुआ करता है। खैर, वेगापंक अपने मैसेज को कंटिन्यू करता है और कहता है, अभी मुझे वॉइड सेंचुरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे जितनी भी जानकारी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वॉइड सेंचुरी में एक व्यक्ति था, जॉय बॉय, जो 900 साल पहले एक बहुत ही एडवांस किंगडम में पैदा हुआ था। उसकी बॉडी रबरी थी, बिल्कुल
एल्बाफ के लेजेंड सन गॉड निक्का की तरह वो इस दुनिया का पहला पायरेट था। मुझे पॉनिग्लिफ्स को पढ़कर पता चला कि जॉय बॉय ने एक महायुद्ध किया था 20 किंगडम के अगेंस्ट, जिन्होंने बाद में मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई। अब इस युद्ध में कौन सही था कौन नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये क्लियर था कि ये युद्ध 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज की वजह से हुआ था। वो किंगडम जहाँ से जॉय बॉय आया था वो इतना एडवांस था कि उनकी टेक्नोलॉजी और वेपन क्रिएट करना आज के समय में इम्पॉसिबल है। ब्रॉडकास्ट के बीच एडिसन स्टसी को फ्रंटियर डोम का बैरियर हटाने को कहता है ताकि स्ट्रॉ हैट्स वहां से भाग सकें। स्टसी कमांड को पूरा करती है, जिस पर एडिसन कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर स्टसी कहती है कि वेगापंक के मरने के बाद मेरे जीवन का अब कोई मतलब नहीं बचा है। मीनवाइल बोनी का ग्रुप नजुरू से फाइट कर रहा था। नजुरू एक जायंट को दूर फेंकता है और बोनी पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन फ्रैंकी टाइम पे रिएक्ट करते हुए बोनी को बचा लेता है। इसी बीच वेगापंक ब्रॉडकास्ट में बताता है कि जॉय बॉय की हार से ही वॉइड सेंचुरी का एंड हुआ, जिसे सुनकर नजुरू बोनी का पीछा छोड़ देता है और आसमान में उछलकर एक पावरफुल स्लैश मारता है, जिससे पूरा लेबोफेस 2 टुकड़ों में कट जाता है, जिसकी वजह से सारे साइफरपोल एजेंट्स और सेराफिम यूनिट्स सीधा लैब से गिरकर फेब्रियो फेज में पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट अभी भी चल रहा था, जिसमें वेगापंक बताता है कि वॉइड सेंचुरी के बाद पूरी दुनिया पर काफी गहरा असर हुआ। वो बताता है कि आज की दुनिया में जितने भी आइलैंड्स हैं वो सब अलग अलग प्रकार के हैं, हर किसी का वेदर अलग है और आइलैंड्स के बीच सेल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। वॉइड सेंचुरी के दौरान एक मैसिव कैटलिज्म ने समुद्र का लेवल 200 मीटर तक बढ़ा दिया और अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो बस कॉन्टिनेंट्स हैं, एक डूबी हुई दुनिया के। वेगापंक बताता है कि ये कैटलिस्ट नेचुरल नहीं था बल्कि मैन मेड डिजास्टर था। उसे डाउट था कि ये काम एंशिएंट वेपन्स का था जो आज भी मौजूद हैं और अभी भी इस तरह की डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। सिंपल शब्दों में वॉइड सेंचुरी की जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। लेबोफेस के अंदर एडिसन स्टसी को कहता है कि वो स्ट्रॉ हैट्स की मदद नहीं कर सकता और स्टसी को तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन स्टसी चाहती थी कि वो काकू को आजाद करे ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। एडिसन ये अलाउ कर देता है और कहता है जिंदा रहना और अपनी दिल की सुनना। खैर वेगापंक दुनिया को बताता है कि उसका ड्रीम एक पावरफुल एनर्जी सोर्स बनाना था, जिसका नाम उसने मदर फ्लेम रखा, लेकिन कोई उस मदर फ्लेम का एक हिस्सा चुरा चुका था। वेगापंक को शक था कि उस फ्लेम से एक एंशिएंट वेपन यूरेनस को एक्टिवेट किया गया था, जिसने लुलुशा किंगडम को मिटा दिया। उसने इस डिस्ट्रक्शन के लिए दुनिया से माफी मांगी। वेगापंक बताता है कि टोटल 3 एंशिएंट वेपन हैं और जॉय बॉय चाहता था कि वो फ्यूचर के लिए सेफ रखे जाएं। अब ऐसा क्यों, ये अभी भी मिस्ट्री है, लेकिन वेगापंक प्रॉमिस करता है कि जल्द ही सबको सच पता चल जाएगा। वेगापंक ये भी बताता है कि रॉजर पायरेट्स को वॉइड सेंचुरी के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ यॉर्क कंफ्यूज थी कि वेगापंक को मदर फ्लेम के चोरी होने के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि उसने तो अपनी सिंक्रोनाइजेशन बंद कर दी थी। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सिंक्रोनाइजेशन से क्या मतलब। तो पंक रिकॉर्ड सारे वेगापंक्स की जानकारी स्टोर करता है और ये जानकारी कोई भी वेगापंक एक्सेस कर सकता है, इसलिए यॉर्क ने अपनी मेमोरी को सिंक होने से रोक दिया था। खैर वो सोचने लगती है कि क्या वेगापंक को लुलुशिया के डाटा से सब कुछ पता चल गया था और क्या उसे गवर्नमेंट के रिएक्शन का भी पहले से अंदाजा था, और अगर वेगापंक को अंदाजा था तो यॉर्क को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे एकदम से आइडिया आता है कि वेगापंक ने डेंडन मुशी कहाँ छुपाया होगा और वो 5 एल्डर्स को बताती है कि डेंडन मुशी आयरन जायंट के अंदर है। मरीन जीएस जनरल हॉस्पिटल में स्वॉर्ड के मेंबर अपनी चोटों से रिकवर कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि एक्स ड्रेक भी वहीं था, लेकिन वो अकेले रहना चाहता था। लेबोफेस के बाहर स्ट्रॉ हैट्स के लिए बैरियर हटा दिया गया था ताकि वो पानी में निकल सकें। तभी जोरो और जिनबे भी वहां आ जाते हैं। नोजुरू भी 1000 सनी की तरफ बढ़ रहा था उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी जोरो उसकी अटैक को इंटरसेप्ट करता है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर बोनी लूफी और जायंट्स को चिल्लाकर बोलती है
जल्दी करो। मरीन्स ने जायंट वॉरियर पायरेट्स के खिलाफ फाइट स्टार्ट कर दी उनकी शिप को डुबाने के लिए, जिस पर डोरी और ब्रोगी जायंट्स को तुरंत सेल करने का ऑर्डर देते हैं। मरीन्स जायंट की शिप रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें डॉल और ब्लूग्रास भी मरीन्स का साथ देते हैं। जब लूफी और जायंट्स शिप की तरफ जा रहे थे तो लूफी नोटिस करता है कि वॉरक्यूरी गायब हो चुका है, जिसकी वजह से उनको एक भागने का परफेक्ट मौका मिल चुका था। दूसरी तरफ 5 एल्डर्स का टारगेट अब आयरन जायंट बन चुका था, क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। ये वही आयरन जायंट था जिसने 200 साल पहले मैरिजुआ पर अटैक किया था। वेगापंक का मैसेज अभी भी चल रहा था और उसके पास एक फाइनल मैसेज था उन सबके लिए जो विल ऑफ डी कैरी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस नाम का राज खोलने वाला था, वॉरक्यूरी आयरन जायंट को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से पूरा ब्रॉडकास्ट इंटरप्ट हो जाता है और वो इम्पोर्टेंट मैसेज बंद हो जाता है। वॉरक्यूरी की टक्कर की वजह से आयरन जायंट समुंदर में गिर जाता है, लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल था, जॉय बॉय कहाँ चला गया। दुनिया भर के लोग कंफ्यूज थे कि मैसेज अचानक बंद क्यों हो गया और सब वेगापंक की फेट को लेकर चिंतित हो जाते हैं। 5 एल्डर्स यॉर्क से पूछते हैं कि कितने वेगापंक अभी भी जिंदा हैं, जिस पर यॉर्क लिलिथ और एटलस का नाम बताती है। ये सुनते ही एल्डर्स डिसाइड करते हैं उन्हें भी मरना होगा।